भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही संवेदनशील और कर्मशील जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हम सबके और आपके बड़े प्रिय यहाँ के प्रत्याशी, नौजवान, ऊर्जावान, संवेदनशील, समाज के प्रति समर्पित ऐसे हमारे मनोज शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मुकेश शर्मा जी, जिला के विधान परिषद में यहाँ पर सदस्य और हमारे वरिष्ठ साथी राजन सिंह जी, जिला के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के धर्मेंद्र सिंह जी, जगदीश चौधरी जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित बंधुगण और बड़ी संख्या में आए हुए गो क्षेत्र के हमारे सभी वरिष्ठ साथी, नौजवान साथी और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मुझे इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से आप सबको इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बिहार तपोभूमि है, भक्ति भूमि है, परिवर्तन की भूमि है, देश और दुनिया को दृष्टि देने वाली भूमि है। फिर चाहे हम सम्राट चंद्रगुप्त के समय की बात करें या फिर हम आजादी की लड़ाई में लड़ने की कर्म भूमि के रूप में चंपारण को महात्मा गांधी के साथ जोड़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति को याद करें या आजाद भारत में वैकल्पिक व्यवस्था में केंद्र में सरकार बनाते हुए संपूर्ण क्रांति का नारा लगाने वाले जयप्रकाश नारायण को याद करें। यह भूमि हम सबको प्रेरणा देने वाली भूमि है और मैं अपनी ओर से इस भूमि को नमन करता हूं और इससे प्रेरणा भी लेता हूं। मैं यहां बैठा था तो मुझे मनोज जी की व्यवस्था पर बहुत अच्छा लगा और मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूं, क्योंकि यह सभा उत्तम प्रजातंत्र की व्यवस्था के बारे में बताता है। आप कहेंगे उत्तम प्रजातंत्र की व्यवस्था क्या है? उत्तम प्रजातंत्र की व्यवस्था है कि नेता धूप में रहे लेकिन जनता को छाया देने का काम हमेशा करे, इसकी चिंता करें। और मैंने देखा कि इन्होंने किस तरीके से सबको छाया में रखकर और नेताओं को तपने के लिए प्रेरणा देने वाला काम किया है। और जिस देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हो, वहां हम सब लोग आपके लिए तपने के लिए आतुर है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। मैं अभी 3 भाषण मैंने सुने, राजन जी का भाषण सुना, मनोज जी का भाषण सुना, संजय जी का भाषण सुना। तीनों ने अपने भाषण में क्या काम किया है जनता के लिए, इसको ठोक करके बताया है। यह आपको 2014 के पहले की राजनीतिक संस्कृति नहीं देखी हो। 2014 के पहले लोग बोलते थे वायदे तो वादा खिलाफी के लिए होते। 2014 के पहले हम बोला करते थे, एक राजनीति में कहा गया था वादा निभाया तो क्या किया, वादा तोड़ना ही काम था। और चुनाव किस आधार पर होता था? ये फलाना जाति का है, ये फलाना मजहब का है, ये फलाना है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये दाएं वाला, ये बाएं वाला। रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाने का काम किसी ने सिखाया तो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मनोज जी भी आए, राजन जी भी आए, सबने, हमारे संजय जी ने आपके सामने छाती ठोक करके जो काम किया है उसको बताने का प्रयास किया है। यही फर्क है। कोई राजद वाला ये नहीं करेगा, कोई कांग्रेस पार्टी वाला नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी वाले को इधर दिखाओगे तो बोलेगा वो बहुत अच्छा है, बात को बदलेगा।
लेकिन वायदा निभाने की ताकत रखने की ताकत अगर है तो वह एनडीए में है और जनता की सेवा करने का मादा भी एनडीए में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम बिहार के चुनाव में आए हैं, मैं भी छाती ठोक कर ये कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था बिहार को। उस समय हमारे विरोधी उसका मजाक बना रहे थे, उन समय उनका मजाक बनाया इस बात का। अब मुझे याद है कि लालू तो अपने भाषा में किस तरीके की भाषा बोलते। आज मैं आपको बताना आया हूं कि मोदी जी का 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40 लाख करोड़ और दिया है बिहार के विकास के लिए। इसको भी हमको समझना चाहिए। क्या रेलवे, क्या रोड, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य का तो मंत्री मैं ही रहा। 2 एम्स दिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आजादी के बाद आपके पास एक मेडिकल कॉलेज था, वो भी अंग्रेजों के जमाने का, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज। उसके बाद 3 मेडिकल कॉलेज आए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, धनबाद मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज। ये भी प्राइवेट क्षेत्र में आए थे, बाद में सरकार ने लिया था। 2014 से लेकर के 2020 6 साल के अंदर 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। आज बिहार में 14 मेडिकल कॉलेज खुले। हम आपको अपना रिपोर्ट कार्ड रखने आए हैं। 40,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा काम दिया। मनोज जी अभी बता रहे थे 4 लेन का काम, नितिन गडकरी जी ने किस तरीके से सहर्ष स्वीकार किया। इसलिए मित्रों, पहली बात तो समझ लेना, जहां एनडीए है वहां विश्वास है, जहां एनडीए है वहां विकास है, जहां एनडीए है वहीं आगे बढ़ने की ताकत है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हम सब लोगों को एनडीए के कैंडिडेट्स को जिता करके आगे भेजने की आवश्यकता है, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम कोविड के संक्रमण में खड़े, कोविड के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े देश इसके मैनेजमेंट में लड़खड़ा गए। अमेरिका जैसा समृद्धशाली देश तय नहीं कर पाया कि लॉकडाउन लगाएं कि इकोनॉमी संभाले, आज दिन तक नहीं फैसला कर पाया। सामर्थ्यवान देश जिसमें ताकत थी, जिनका स्वास्थ्य सिस्टम बहुत अच्छा था भारत से, वह भी असहाय महसूस करने लगा, उनकी भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत इरादे के साथ चला, समय पर फैसला लिया, टाइमली और बोल्ड डिसीजन लिया, लॉकडाउन लगाया और 130 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी प्रतिदिन 1500 थी। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 15 लाख पर डे हो गई है, 15 लाख। उस समय हमारे पास हॉस्पिटल एक था, कोविड का हॉस्पिटल, आज 1500 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं। आज 4 लाख से ज्यादा कोविड डेडिकेटेड बेड्स हैं। उस समय हम एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाते थे। मोदी जी ने प्रेरित करके लॉकडाउन में 3 लाख भारत का बना हुआ वेंटिलेटर भारत की मार्केट में पहुंचाया। यह आपको ध्यान रखना। उस समय हम एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनाते थे। डॉक्टरों को बचाने का हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। आज हम प्रतिदिन 4 लाख पीपीई किट बना रहे हैं और हम अब दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जो दवाई है, 122 देशों को मोदी जी ने दवाई पहुंचाई, 122 देशों को। इसलिए भारत ने सिर्फ अपनी चिंता नहीं की है, भारत ने दुनिया की चिंता की है मोदी जी के नेतृत्व में। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। और यही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बताइए 80 करोड़ की जनता को छठ और दिवाली तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल पहुंचाने की व्यवस्था की है कि नहीं की है? की है कि नहीं की है? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, की है कि नहीं की है? मित्रों, जब मोदी जी जनधन खाते की बात करते थे
तो लोग मजाक किया करते थे, खाता खुलवा रहे हैं मोदी, बिना पैसे के खाता खुलवा रहे हैं। आजादी के बाद 2014 तक भारत में बैंक के खाता खुलने की संख्या 2.25 करोड़ थी। आज बैंक के खाते खुलने की संख्या 40 करोड़ 40 लाख है। 40 करोड़ लोगों ने बैंक का खाता खोला है। और इसका फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि मोदी जी ने बिना पोस्टमैन, बिना मनी ऑर्डर, बिना पोस्ट ऑफिस के 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए पहुंचा दिए। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। उसी तरीके से 8.5 लाख करोड़ किसान को, 8 करोड़ 60 लाख किसान को 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? और 17,000 करोड़ रुपए की अगली किस्त तैयार है। अब ये भी किसानों तक जाएगी और ये भी डायरेक्ट जाएगी, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। उधर मोदी जी और सामने किसान, 2,000 सीधा उसके जेब में, उसके खाते में पहुंचेगा। ये बात की व्यवस्था की गई। उसी तरीके से दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवा बहनों के लिए 1-1 हजार रुपए 3 महीने पहुंचाने की व्यवस्था की गई। 8 करोड़ बहनों को उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर 3 महीने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था की गई। 3-3 सिलेंडर दिए गए। ये सब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत किया गया है। और इसलिए मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि आज हम कोविड से भी लड़ रहे हैं, हम कोविड जैसे बीमारी से भी लड़ रहे हैं, साथ ही साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारत को भी आगे ले जा रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज जब मैं बिहार आया हूं तो आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो ये चावल का कटोरा जो एक विकास की एक नई कहानी रखने का एक ताकत रखता है, इसको भी अब विकास के साथ जोड़ने की जरूरत है। मैं बहुत सी बातों पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि आपके इस इलाके का जो औद्योगिक था, औद्योगिक आगे आने का विषय था, उसको किसने रोका, किसने जो यहां पर उद्योग चल रहे थे उनको रोकने का काम किया है? कांग्रेस पार्टी की कुनीति ने इसको रोकने का काम किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और यहां पर विकास होगा, औद्योगिक क्रांति भी आएगी। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसको भी हम लाने के लिए आगे पूरा जोर लगाएंगे। मित्रों, हम सब लोगों ने भारत की तस्वीर, फिर चाहे जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, आप विश्वास कर सकते हैं कि ये 70 साल की आजादी के बाद 18,000 गांव बिना बिजली के थे, 22 करोड़ लोग बिना घर में बिजली के थे। आज मोदी जी ने 18,000 गांव तक बिजली पहुंचा दी है और 22 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचा दी है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो गांव से आता हूं। जब गांव वाले अपने घर में बिजली लगाने जाते थे, मुझे बिहार का मालूम नहीं, लेकिन मैं अपने इलाके की बात बता सकता हूं। हमारे से जूनियर इंजीनियर पूछा करता था, अच्छा बिजली चाहिए, ठीक है, तार है तुम्हारे पास? मतलब तार मैं घर से दूं। खंबा है तुम्हारे पास? नहीं। चलो खंबा हम दे देंगे, तार तुम दो। फिर क्या कहते थे? गांव वालों को बुलाओ और खंबा ले जाओ और लगाने वाला हम भेज देंगे। होता था कि नहीं होता था? आज सौभाग्य योजना में दोपहर को फॉर्म भरो और अगले दिन रात होने से पहले बिजली आपके घर में पहुंचेगी। यह है प्रधानमंत्री मोदी जी का काम करने का तरीका। इसको समझो। और कितने लोगों को बिजली पहुंचाई? 22 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना 1.25 लाख लोगों को तो घर बना ही दिया, लेकिन आज निश्चय ये हुआ है कि आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति पक्के मकान के छत के बगैर ना हो। ये है हमारा नया भारत का सपना जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होने वाला है। संजय जी ने चर्चा आयुष्मान भारत की। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ का कार्यक्रम। इस देश की जनसंख्या 1 करोड़ 30 लाख है, 1 अरब 30 करोड़ है और 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने, जो गरीब है,
रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, घर में काम करने वाला, किसान जो बिल्कुल गरीब है, उसको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर दिया है। यानी गंभीर बीमारियां होंगी तो 5 लाख रुपए का इलाज सालाना एक परिवार को मिलेगा, 55 करोड़ लोगों को मिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये आयुष्मान भारत सबसे बड़ी हेल्थ की स्कीम को करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। आप सब लोग बड़े लंबे समय से कहते थे, सोचते थे, विचार करते थे कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने। सदियों से लोग इस विचार को लेकर के चले थे। कांग्रेस पार्टी ने इसको लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब इसका फैसला मत करो, इसका फैसला करोगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। भव्य राम मंदिर बने और नुकसान कांग्रेस पार्टी का हो जाए, देखो कितनी छोटी सोच थी। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। आपने मोदी जी को जिताया, फिर से जिताया, 303 एमपी आपने दिए और 303 एमपी ने जब शक्तिशाली सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चली तो प्रतिदिन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास रखे, अब भव्य राम मंदिर वहां बनेगा। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हम कहा करते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, एक विधान चाहिए, एक संविधान चाहिए। धारा 370 को हटाओ। मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम आपके सामने बताना चाहते हैं। आज चीन के बॉर्डर के सामने हमारे सैनिक तैयार हैं। आपको मालूम है चीन में यह खलबली क्यों है? चीन में खलबली इसलिए है कि मोदी जी ने पिछले 5 साल में अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक 4700 किलोमीटर का सड़क बना करके बॉर्डर एरिया को कवर कर लिया है। इसको समझना चाहिए। 4700 किलोमीटर की लंबी सड़क। आपको मालूम होगा 14,000 से ज्यादा 4 लेन ब्रिजेस बन करके तैयार हैं और चाइना के बॉर्डर पर हवाई जहाज के उतरने की और वहां से रोड की कनेक्टिविटी की व्यवस्था मोदी जी ने कर ली है। पिछले सप्ताह अटल टनल 9 किलोमीटर की टनल जो लद्दाख को 46 किलोमीटर कम करेगी लेह को, हिमाचल से, मनाली से, वो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। अब वह भी देश को समर्पित है। इसलिए मित्रों, देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बदनीयती को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है तो मोदी जी के नेतृत्व ने किया है। चाइना को उसी की भाषा में और देश के हमारे नौजवानों ने जिस तरीके से वहां स्टैंड ऑफ करके खड़े हुए हैं, उन्होंने बता दिया है कि देश किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं कि आप चुनाव में उतरे। मनोज ने आपको अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया, राजन जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया, संजय जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया और मैंने भी अपना रिपोर्ट कार्ड देश का रख दिया। ये आपके सामने बताना है। मित्रों, मैं ऐसी घड़ी में आरजेडी के बारे में चर्चा करूं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कांग्रेस के बारे में चर्चा करूं मैं अच्छा नहीं लगता। लेकिन हां, आजकल ये नए नए लुभावने नारे लेकर विकास की बात करने लगे। अरे धन्यवाद दो कि जो लोग जात की राजनीति करते थे आज विकास की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने इनको भी विकास शब्द समझा दिया है। लेकिन याद रखो, ये वही पार्टी है जिस पार्टी के दौरान आज का डीजीपी पर गोली चलाई थी शहाबुद्दीन ने, और शहाबुद्दीन का बाल बांका भी नहीं हुआ जब तक लालू चीफ मिनिस्टर रहे। जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने तब शहाबुद्दीन जेल के अंदर गया और कानून व्यवस्था स्थापित हुई और आज का वो डीजीपी बना। याद करो गोपालगंज का वो दलित डीएम कृष्णैया जिसको गाड़ी से खींच करके जिंदा मार दिया गया था,
उस समय लालू का राज था। यह था जंगल राज, यह था जंगल का राज। इस जंगल राज से हमको मुक्ति पाने का काम किसी ने किया तो एनडीए की सरकार ने किया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो हुआ। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लूट ऑर्डर से अब हमको लॉ एंड ऑर्डर की तरफ हम ले गए। मुझे याद है मैं 2010 के चुनाव में संजय जी बेतिया में था और मेरी आदत है मैं मंच पर कम बैठता हूं, नीचे ज्यादा बैठता हूं। तो मैं मंच में नीचे बैठा था, एक आया नौजवान, नीतीश के सुने बा, नीतीश के सुने बा। मैं कहा बा कौन ची सुन बा? अरे फर्क पड़ गई। हम क्या फर्क पड़ गया? बड़ी फर्क पड़ गई। हमने क्या फर्क पड़ गया? बोला, उसने अपनी भाषा में बोला, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। उसने कहा मैं साइकिल से आया हूं। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलता 5 साल पहले साइकिल से आते हैं तो लौटते में साइकिल लोग लेते, लोग मिलता नहीं वापस। इस शाम के 7 बज गया है, साइकिल से आया हूं और साइकिल से वापस जाऊंगा। ये नीतीश के राज में पूरा लॉ एंड ऑर्डर आ गया है। मैं आपको ये इसलिए बातें याद दिला रहा हूं कि पिता के बेटे को भी मालूम होना चाहिए कि उनके पिता ने क्या किया था। जानकारी होनी चाहिए किस तरीके से लाठी राज को हम कानून राज में बदला। हम लोग लाठी राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस पर जो मर्जी आई वो कर दिया। उसी तरीके से बाहुबल से निकल करके हमको विकास बल की ओर चलना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चरवाहा विश्वविद्यालय बनाते बनाते बिहार को चरागाह बना दिया और चरागाह बनाते बनाते चारा घोटाला कर दिया और चारा घोटाला करते करते यहां से चले तो कहां के पहुंचे। मैं ये इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं। वक्त भूल जाते हैं लोग और राजनीति में वक्त को याद रखना चाहिए। उजाले की इज्जत तब तक होती है जब अंधारे के बातों को समझने की ताकत हो। इसलिए बिहार उजाले की ओर चल पड़ा है। मोदी जी का आशीर्वाद है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले आपका बजट क्या था? आपका बजट 25,000 करोड़ रुपए का। आज आपका बजट 2,25,000 करोड़ का है। यह आपको समझना चाहिए। क्या विकास है, किस तरीके से विकास की गति आप लोगों ने बढ़ाई है, उसको समझने की जरूरत है। आपको सामने में रखना चाहता हूं। जीडीपी जो आपकी थी वो 3.19% थी, आज वो 11% है। उसी तरीके से आपका कृषि विकास दर जो 2.35 था वो आज 8.50 है। बिहार ने एक लंबी छलांग लगाई है। मित्रों, मैं आपको एक ही निवेदन करने आया हूं कि आप हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, हेल्थ को सारी बातों को मानते हुए, कोरोना क्राइसिस में अपने आप को बचाते हुए चुनाव में विजय हासिल कराएं। हमारे प्रिय मनोज को, जिसने छाती ठोक करके कहा है कि हम आपका विकास करेंगे, इसको साथ दें, इसको आगे बढ़ाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आपकी सेवा करेगा, आपकी चिंता करेगा, खुद धूप में खड़ा रहेगा, आपको छाया में रखेगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको विकास की ओर ले जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका मैं धन्यवाद भी करता हूं। और मैं बिहार के बारे में क्या कहूं, जब मैं बेतिया के चुनाव में था तो मैंने इनसे कहा कि आपने रैली के लिए लोगों को लाने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं की, कोई व्यवस्था नहीं की, कैसे लोग आएंगे? तो संजय जी ने मुझे कहा था, नड्डा जी ये बिहार है, यहाँ लोग लाए नहीं जाते, यहाँ लोग आते हैं, राजनीतिक चेतना से आते हैं। और वही दृश्य मैं यहाँ देख रहा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग बिहार के विकास में अपना योगदान करें। और मुझे भी आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरीके से आप लोगों ने तालियां बजाई हैं मनोज के खड़े होने पर, वह मुझे आश्वस्त करता है कि आने वाले चुनाव में आप इलेक्ट्रॉनिक बटन को भी इसी तरीके से जोर से दबाएंगे और मनोज को भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष